दोस्तों, प्रगति क्लासेज के YouTube सेशन के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन हम लोग वर्ण विचार पे चर्चा किए थे, उसके बाद अगला प्रकरण था संधि। और संधि पर हम लोग संधि के परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि और स्वर संधि के सभी प्रकारों पर चर्चा कर लिए थे। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग व्यंजन संधि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आए हम लोग अपनी वार्ता प्रारंभ करें व्यंजन संधि। अब देखिए दोस्तों, बार बार हम आप लोग को रिपीट कर रहे हैं कि जैसे हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं उस प्रक्रिया को थोड़ा चेंज करना है। चेंज यह करना है कि जिस दिन स्वर संधि पढ़ाए थे तो काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया था कि सर इसके जो भी प्रकार हैं, इनके प्रकार के जो रूल हैं उसको याद करना कठिन है। वो बार बार याद करने पर भी कन्फ्यूजन रहता है। तो यह दिमाग में बात आपको स्थापित करना होगा, बैठाना होगा कि जब तक इसके कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझेंगे यह संधि के नियम को याद करना संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का यह स्वभाव होता है, ह्यूमन नेचर है कि जब हम लोग किसी विषय वस्तु को स्मरण करते हैं तो उसका विस्मरण होना है। यदि विस्मरण नहीं होता है तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब व्यक्ति पागल हो जाता है। तो यदि आप भूल जा रहे हैं तो इससे नहीं घबराना है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी इसके रूल रेगुलेशन को हम भूल नहीं पाएंगे। जैसे स्वर संधि में आपको चर्चा किए थे, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन है प्रकार इसका, तो उसमें स्वर संधि पे चर्चा किए थे। अब व्यंजन संधि की परिभाषा जब पूछी जाती है तो उसको भी हम रटने लगते हैं, लेकिन बार बार हम बता रहे हैं, यह दिमाग में आप लोग बैठा लें कि स्वर संधि, व्यंजन या विसर्ग संधि की परिभाषा पूछे तो आप रटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे कि संधि में वर्णों का योग, संधि में वर्णों का योग होता है, वह अधिकतम कितने प्रकार से हो सकता है? तो संधि में वर्णों का योग यदि देखें तब मैक्सिमम 6 प्रकार से होता है। पहला हम लोग देखे थे कि या तो स्वर के साथ स्वर का योग होता है या स्वर के साथ व्यंजन का योग हो जाता है। एक प्रकार यह भी संभव है कि व्यंजन पहले आ जाए और व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, यानी व्यंजन और स्वर का योग होगा, या व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, यह भी संभव है। पांचवा जो होता है वह विसर्ग के बाद किसी स्वर का आगम हो सकता है या विसर्ग के बाद किसी व्यंजन का आगम हो सकता है। यही कंडीशन बनती है। अब देखिए, अब इसमें कुल यदि योग देखा जाए तो 2, 2, 4 और 6, मैक्सिमम 6 प्रकार से वर्ण जुड़ते हैं। और इन वर्णों के जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो अब स्वर के बाद यदि स्वर आता है तो इससे भी इसमें विकार उत्पन्न होगा, और इस विकार को हम लोग क्या कहते हैं? यदि इनके योग के कारण जो विकार उत्पन्न हुआ उस विकार को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उस विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। अब देखें तो स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर और व्यंजन या व्यंजन के योग से भी शब्दों में विकार उत्पन्न होता है दोस्तों। तो इस विकार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यदि इनके योग से शब्द में विकार उत्पन्न हुआ तो इस विकार को हम लोग व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। अब देखिए, विसर्ग के बाद स्वर और स्वर के बाद विसर्ग यदि आता है तो इसके मेल से शब्द में विकार जो उत्पन्न होगा, इस विकार को क्या कहेंगे?
विसर्ग संधि कहेंगे। इस विकार को विसर्ग संधि। अब देखिए कितनी आसान परिभाषा बन गई। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि अर्थात प्रथम वर्ण के, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के आदि वाले वर्ण के मिलने से शब्द में उत्पन्न विकार स्वर संधि है। अब वही स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन के कारण उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग संधि पर चर्चा करते हैं तब विसर्ग किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण में जब विसर्ग लगा हो और द्वितीय शब्द के आदि में किसी स्वर का आगम हो जाए या व्यंजन का आगम हो तो इसके मेल से जो उत्पन्न विकार होगा उस विकार को हम लोग किस नाम से जानेंगे? विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। तो इसका पहले हम लोग स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखें हम लोग कुछ शब्द आते हैं व्यंजन संधि में, जैसे आप पढ़े होंगे कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या कोई स्वर आता है या यर और लव आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ग आदेश हो जाता है। तो कुछ अब आदेश ये क्या है तो दिमाग में रखेंगे कि व्यंजन संधि से संबंधित पारिभाषिक शब्द। अब दोस्तों व्यंजन संधि से संबंधित पारिभाषिक शब्द से तात्पर्य यह है कि जैसे कहीं कहीं देता है कि इसका आदेश हो जाता है, इस वर्ण का आगम हो जाता है, इस वर्ण का लोप हो जाता है और इसका प्रकृत भाव परिवर्तित नहीं होता। तो अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो शब्द आ रहे हैं आदेश, आगम, आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, लोप का अर्थ क्या है और प्रकृत भाव का अर्थ क्या है। अब पहले हम लोग रूल पढ़ने से पहले सबसे पहले इन शब्दों के मीनिंग को जानेंगे कि ये शब्द कहते क्या है। तो पहले आप याद रखिए कि देखिए ये आदेश कह रहा है तो आदेश से तात्पर्य होता है किसी वर्ण के स्थान पर नए या दूसरे वर्ण को लिख देने की प्रक्रिया को संधि में आदेश की संज्ञा दी जाती है। संधि में आदेश की संज्ञा दी जाती है तो यहां हम लिख सकते हैं किसी वर्ण के स्थान पर किसी वर्ण के स्थान पर दूसरे नए वर्ण को लिख देना। दोस्तों आदेश का तात्पर्य होता है किसी वर्ण के स्थान पर दूसरे नए वर्ण को लिख देना आदेश कहलाता है। अब इस आदेश के क्रम में याद रखिएगा कि जैसे आप लोगों को कुछ हम इसके उदाहरण पहले देते हैं। अब किस वर्ण को आप आदेश की संज्ञा देंगे, जैसे एक शब्द होता है वाक, धन, ईश। अब इसको जब जोड़ते हैं तो यह बनता है वागीश। अब यह वागीश कैसे बना तो अब देखिए यहां पर क आया और क के बाद यह स्वर आया तो क का आदेश किस वर्ण में हुआ? ग में। और इस ग क स्वर रहित है तो स्वर रहित है तो यह ग भी स्वर रहित होगा।
अब यहां पर ई आ गया तो यह ई इससे जुड़ेगा और यहां पर बना देता है गी, यानी बनने वाला शब्द क्या बना, तो वाक यहां पर था तो क निकल गया यहां से, वाह बचा, ये बचा गी और यह बचा स। अब बनने वाला शब्द क्या बना, वागीश। क्लियर है। अब देखिए इसे हम कहेंगे, अब यह नियम दर्शा रहा है कि यह प्रथम वर्ण किस में परिवर्तित हो गया, तृतीय वर्ण में, अर्थात प्रथम वर्ण का आदेश किस वर्ण में हुआ है, तृतीय वर्ण में। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कि यह आदेश हुआ। अब क्लियर, यानी कि इस क के स्थान पर नया वर्ण यानी कि दूसरे नए वर्ण को लिख देना, तो दूसरा नया वर्ण क्या लिखे आप, ग लिखे, तो इसे हम लोग कहते हैं आदेश। यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें आगम का तात्पर्य क्या होता है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते कि इसकी अवधारणा को, कंसेप्ट को हम समझें। अब देखिए आगम से तात्पर्य होता है आगम हो गया, यानी कि आगम हो गया यानी कोई नया आ गया। तो अब इससे होता है किसी नए वर्ण को लिख देना, किसी नए वर्ण को लिख देना। अब किसी नए वर्ण को कैसे लिखेंगे, जैसे अभी हम एक दिन आप लोगों से केवल हिंदी शब्द पे चर्चा किए थे, सेम उसी तरह से यदि हम चर्चा करें कि संस्कृत क्या होता है, संस्कृत शब्द, तो संस्कृत हम लोग विषय पढ़ भी लेते हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन संस्कृत का यदि संधि विच्छेद कर दिया जाए दोस्तों तो यह होता है समधन कृत। व्यंजन संधि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि म के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो म का अनुस्वार में आदेश हो जाता है। यानी अब देखिए यह स है, स म क्री त। अब देखिए यह संस्कृत में देखा जाए तो स म क्री और त है, तो इस म के बाद, म स्वर रहित म के बाद क्री आया और क्री यानी कि क, आ क स्पर्श व्यंजन है, तो इस म का अनुस्वार में आदेश हो जाएगा, यानी कि यह बनाएगा अनुस्वार यानी अंग। यह तो स ही हुआ, लेकिन अब याद यह रखना है कि एक रूल और होता है संस्कृत का कि सम, सम एक उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आता है तब वह दंत्य साकार का आगम हो जाता है। दोस्तों देखिए यहां पर म का अनुस्वार बना तो यह म आदेश हुआ, किंतु क्री धातु, अब यह सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द कृत है। इस कृत के कारण जब ये दोनों शब्द जुड़ेंगे तो कृत, क्री धातु से बना शब्द आएगा, तो यहां दंत्य साकार, यानी दंत्य साकार क्या है, तो दंत्य साकार का मतलब दंत्य स और इसमें स्वर नहीं होता, यानी आधा दंत्य साकार का आगम हो जाएगा, यानी कि इसके जगह पर आधा दंत्य साकार आ गया और उसके बाद यह क्या आया, तो आया। अब यदि इसको हम जोड़ें तो देखेंगे कि यह बनने वाला शब्द क्या हुआ, संस्कृत हुआ। तो अब इसमें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि म किस में परिवर्तित हुआ, अ में, अंग में। तो अंग क्या हुआ, यहां पर आदेश हो गया दोस्तों, यह क्या हुआ, आदेश हुआ, किंतु यहां पर स तो पहले से था नहीं, लेकिन दंत्य साकार आया, तो इस दंत्य साकार को ही हम लोग कहेंगे कि यहां पर दंत्य साकार का क्या हुआ, आगम हो गया। इसका क्या हुआ, आगम। शायद आप सभी को आगम समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख ले कि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण को लिख देने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आदेश। आगम का तात्पर्य होता है कि उसमें नए वर्ण को लिख देना। अब किसी को परिवर्तित नहीं किया गया, परिवर्तित हुआ क्या, तो म अनुस्वार में परिवर्तित हुआ, तो यहां म का
आदेश हुआ, किस में, अनुस्वार में। किंतु दंत या सकार का क्या हुआ, आगम हुआ। यहां पर दंत या सकार का आगम हुआ, जिससे संस्कृत शब्द बना। यहां पर आप लोग शुद्ध कर लेंगे, कृ धातु है तो कृत यहां पर है, तो कृत शब्द है तो कृत लिख लेंगे, तो सम म का अनुस्वार में आदेश हो गया, और कृ धातु या से बना शब्द कृत था, और इसके कारण स रूल यदि आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बना कोई शब्द आता है, तब वहां दंत या सकार यानी कि अर्ध दंत या सकार का आगम हो जाता है, न कि आदेश होता है। तो यह हुआ आपका आगम। अब देखें, यह शब्द आता है लोप। अब देखें दोस्तों, ये लोप क्या होता है। लोप का तात्पर्य होता है किसी वर्ण को बिल्कुल हटा देना। इसमें हो रहा था किसी वर्ण के स्थान पर नए वर्ण को लिख देना, यहां पर नया वर्ण ही लिख देना, किसी के स्थान पर नहीं, नए वर्ण को आ जाना या लिख देना। लोप का अर्थ होता है किसी वर्ण को हटा देना। अब यह कैसे होता है, इसे हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसे एक शब्द आता है युवावस्था, यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो यह काफी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यह होता है युवान धन अवस्था। किंतु यहां पर देखिए कि इस अ के कारण इस हरस अर्ध न का क्या हो गया है, लोप हो गया है। बनने वाला शब्द क्या बना, युवावस्था। यह शब्द क्या बना, युवावस्था। अब देखिए यहां पर तो न था, लेकिन न यहां पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो याद रखेंगे कि जब अर्ध या स्वर रहित न हो, जब किसी शब्द के अंत में स्वर रहित न हो और उसके बाद किसी स्वर का आगम हुआ हो, तो उस कंडीशन में स्वर रहित न का लोप कर दिया जाता है। अब यहां पर स्वर रहित न है, यहां पर अ है, तो जब किसी शब्द के अंत में स्वर रहित न आता है और उसके बाद किसी स्वर का आगम होता है, तो उस कंडीशन में स्वर रहित न का लोप हो जाता है। जिस नियम से यहां न का लोप हो गया, अब बनने वाला शब्द क्या बना, युवा अवस्था। तो इस युवा अवस्था का संधि विच्छेद होता है युवान धन अवस्था। लोप का तात्पर्य होता है किसी वर्ण को पूर्ण रूप से उसमें हटा देना, तो इसे हम लोग लोप कहते हैं। अब देखिए प्रकृत भाव, प्रकृत भाव किसे कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है ये। प्रकृत भाव का तात्पर्य होता है कि जब किसी शब्द में न कोई नया वर्ण आए, न कोई परिवर्तन हो, न किसी वर्ण का लोप हो, यानी उसके वर्णों में के मेल से कोई परिवर्तन न हो, तो उसे प्रकृत भाव कहते हैं। जैसे हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे तो अक्सर व्यंजन संधि में मिलता है। व्यंजन संधि में एक शब्द आता है प्रातः धन काल। हम लोग आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि में कि जब किसी स्वर से पहले जब किसी विसर्ग से पहले अ हो, जब किसी विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख या प फ हो, तो उनके मेल से किसी भी वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है, यानी उनके प्रकृत भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कारण से जब प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद किया जाएगा तब प्रातः धन काल होता है, और जब इसका संधि किया जाएगा तो यह होता है प्रातः काल। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों कि जब भी हम लोगों को शब्द शुद्धि पढ़ाया जाएगा तो शब्द शुद्धि में आपको यह विसर्ग है। अब विसर्ग से पहले या विसर्ग से ऊपर कभी भी शिरो रेखा नहीं गुजर सकती। प्रातः काल जब हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं अंतस्थ, एक वर्ड आता है अंतस्थ, तो अंतः धन अस्थ।
अब इसको भी जब लिखेंगे तो इसका जब योग होता है तो इसको सदैव अंतस्थ ही लिखते हैं। तो यह भी याद रखना। देखिए यहां पर अंतस्थ यानी कि जिस तरह से यहां पर लिखा गया सेम उसी तरह से यहां पर भी लिखा गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात जब किसी वर्णों के मेल से उनके स्वरूप या प्रकृत भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, इसी को प्रकृत भाव। तो अभी शायद आप लोगों को ये शब्द समझ में आ गए होंगे कि आदेश, आगम, लोप और प्रकृत भाव क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि व्यंजन संधि के रूल क्या हैं। अब यहां पर रूल पढ़ना है, न कि प्रकार पढ़ना है। हम लोग इसके रूल पर चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसके आगे व्यंजन संधि के रूल पर चर्चा करते हैं। अब व्यंजन संधि का प्रकार नहीं पूछा जाता है कभी। कुछ किताबों में आप देखें तो 10, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 18 रूल दिए गए हैं। अब इनके रूल पढ़ने का रीजन यही होता है कि जब स्वरों की संख्या 11 थी तो उसमें विकार, उनके योग से जो विकार उत्पन्न हुआ उसको हम लोग प्रकार में देखें तो 5 बना। अब सोचिए कि जब व्यंजन का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग तब व्यंजन की तो संख्या 33 हो गई और इनके मेल से कितना विकार उत्पन्न होगा। तो अक्सर इसको देखते हुए, इसे मद्देनजर रखते हुए व्यंजन संधि के प्रकारों का वर्गीकरण नहीं किया गया। अब इसमें रूल निर्धारित कर दिए गए, उसमें से कुछ प्रमुख रूल, लगभग समथिंग 20 रूल पर हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के। और इस क्रम में पहला रूल देखते हैं। यह क्या कहता है। अब जैसे किताब में परिभाषा मिल जाएगी आप लोग को, थोड़ा उससे हट करके हम लोग पढ़ते हैं। पहली परिभाषा कहती है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात। अब प्रथम वर्ण का मतलब यह हो गया, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यदि लेते हैं तो यानी कि क, च, ट, त, प, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का, पश्चात यानी कि प्लस कर दिया जाएगा, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो यह प्रथम वर्ण सदैव अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या उसका आदेश हो जाता है। आप यह भी कह सकते हैं। अब देखें दोस्तों, इसको पढ़ना कैसे है। हम बोलेंगे किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, ये वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक वर्ग 5 है और प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प है। तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व आए या कोई स्वर आए तो सदैव ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं या प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। अभी हम लोग आदेश पढ़े थे, तब प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में आदेश होगा। यह कैसे होता है तो दिमाग में रखेंगे। कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे अच, धन, अंता। अब देखिए अच, धन, अंता देखेंगे तो इसमें बनने वाला, देखिए यहां पर आया च और यहां पर आया अ। यह कह रहा है कि च के बाद यदि कोई स्वर आए तो स्वर में अ आ गया, तो इस च का आदेश होगा किस में, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में। तो च का तृतीय वर्ण च, छ, ज। क्लियर। यानी कि यह कितना हुआ, ज। इस च का आदेश होगा अब यहां पर और ये नया वर्ण क्या बनेगा, ज। तो च के स्थान पर अब देखिए इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो यह है अ, यह है च, यह है अ और यह है न और त।
तो इस च का तो आदेश होगा ना दोस्तों, अभी तो हम लोग पढ़े थे कि आदेश क्या होता है। तो च का आदेश होगा किस में, ज में। बनने वाला शब्द क्या बना, अ। अब देखिए च का आदेश हो गया, स्वर रहित ज बनाया, लेकिन अब यहां पर तो अ है ना, तो जब इससे मिलेगा तो यह स्वर से पूर्ण हो जाएगा। तो अ ज, और यहां पर नता है, तो यह शब्द क्या बना, अजंता। अब समझ में आया कि आदेश क्या होता है, यह रूल क्या कहता है। अब देखिए ऐसे ही कुछ और शब्द हम लोग लेते हैं, जैसे वाक, धन, ईश। अब देखिए क्लियर है, प्रथम वर्ण के बाद स्वर आया है, तो जब स्वर आया तो इसमें क का आदेश किस में होगा, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में। तो क का आदेश सदैव होगा किसमें, ग में। अब ग तो आधा बनेगा, लेकिन इसका प्रथम वर्ण हरा दीर्घ ई है, तो इससे बनने वाला शब्द क्या बनेगा, गी बनेगा। तो यह शब्द क्या बनेगा, वागीश बनेगा। क्लियर। तो अजंता, वागीश ये शब्द बन रहे हैं। ऐसे ही कुछ और शब्द देखेंगे हम लोग, जिसमें सदाचार शब्द आता है, सदाचार। अब देखिए सदाचार में कैसे होगा, तो सदाचार देखते हैं, तो द बना है ना, यहां पर कुछ आप लोगों को अभी संधि करके दिखाए हैं। अब हम लोग इसका विच्छेद करते हैं। द बना, द किस वर्ग का है, त वर्ग का, त था द, तो त वर्ग का तृतीय वर्ण है, यानी यह शब्द ही बता रहा है कि प्रथम जो शब्द होगा इसका अंतिम वर्ण क्या होगा। तो द है तो अंतिम वर्ण क्या होगा, सत, सत धन। अब देखिए इसमें जो स्वर लगा है उसी को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो सत धन आचार। अब इससे बनने वाला शब्द क्या बना, सदाचार बना। ऐसे कुछ और शब्द लेते हैं जिसमें सदगति शब्द आता है, सदगति। तो सत धन गति। कुछ अन्य शब्द भी लेते हैं हम लोग, जैसे एक शब्द आता है अब्ज, अब्द, अब्ज। एक शब्द आता है अब्द। जैसे कि पहले दिन हम आपको बताए थे दोस्त कि संधि प्रकरण को पढ़ने का तात्पर्य यही होता है कि संधि प्रकरण पढ़ने के बाद हम लोग शब्दों को लिखने में शुद्धता का ज्ञान, हम लोगों को शब्दों को लिखने की शुद्धता का ज्ञान हो जाता है, उस शब्द का मीनिंग जान जाते हैं, उस शब्द की परिभाषा जान जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए दोस्त इन शब्दों को देखेंगे और इन शब्दों को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसलिए लगा लेंगे कि अक्सर यह पूछा जाता है कि अब्ज किसका प्रवाची है, अब्ज का क्या अर्थ है, अब्द का क्या अर्थ है। तो देखे दोस्तों, यह ब बना, अब ब किसका है, तो प फ ब, यानी कि प वर्ग का तृतीय वर्ण है, यानी कि बनने वाला प्रथम शब्द के अंत में अप होगा और यह क्या होगा, ज होगा। उसी तरह से यह करें तो द है, तो अपधन क्या होगा, द होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर ज और द को जानना है। ज जब भी आता है तो जानिएगा कि ज का तात्पर्य होता है जन्म लेने वाला। ज से तात्पर्य लगाया जाता है जन्म लेने वाला, और द से तात्पर्य लगाया जाता है दोस्तों देने वाला, देने वाला। अब देखिए कितना मजा आने वाला है हम सबको कि अप और ज से मिल करके जो शब्द अब्ज बना, इसका मीनिंग रटना नहीं है दोस्तों। आप विश्वास करें, आपको जवानी करा देंगे हम। जैसे अप और ज, अप का तात्पर्य लगाया जाता है जल से, अप का अर्थ होता है जल, और यह ज है यानी कि जल में जन्म लेने वाला। यानी कि कौन जल में जन्म लेता है, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। यानी कि जल में कौन लेता है जन्म, कमल। यानी अब्ज किसका प्रवाची हुआ, कमल का। उसी तरह से अब्द शब्द है, तो अब्द में अपधन द हुआ, अप मतलब जल हुआ, द मतलब देने वाला। जल देने वाला कौन है,
तो जल देने वाला बादल है, बादल हमें जल देता है, यानी अब्द का अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, बादल होगा दोस्तों। तो ऐसे संधि करने से हम लोगों को शब्द के अर्थ पता चल जाते हैं। यह सदैव याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि अब्ज और अब्द किसका पर्यायवाची है या अर्थ है। तो ज का अर्थ जब भी लगाएंगे, जैसे पंकज जलज जब भी लिखते हैं तो पंकज ज, तो पंक मतलब कीचड़, ज मने जन्म लेना, ज का मतलब यह जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाले को कमल कहेंगे। उसी तरह से अम्बुद होता है, तो अम्बु मतलब जल, द मने देने वाला, यानी जल को देने वाला क्या कहलाएगा, अम्बुद यानी बादल कहलाएगा। अगला कुछ और इसमें उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे एक शब्द आता है आजादी। अब देखो दोस्तों, आजादी इसलिए जानना जरूरी है कि आजादी भी हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्यों है, तो इस शब्द का अक्सर हमसे शब्द शुद्धि में जिक्र किया जाता है कि आजादी या आजादी। तो अब इसको आजादी करेंगे तो यह अशुद्ध है, क्यों, तो इसको देखें ऐसे, यह यदि आप ज है तो ज है तो च में परिवर्तित होगा। तो देखिए अच शब्द होता है, न कि आच शब्द होता है। तो अच है तो अच हो गया, और अच धन दी शब्द हो गया। अब देखिए जब अच धन दी हो गया तो च के बाद क्या आया, द, और किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए तो त थ द, यानी ये तृतीय वर्ण आया है, तो च का आदेश किस में होगा, ज में हो गया, और यह शब्द बनता है अच धन, यह सॉरी दी लिख दिए हैं, यहां पर ज में आ है तो आ निकाल देंगे दोस्त, यानी कि दी, और यह परिवर्तित होगा ज में, और यह आ की मात्रा इसमें जब लगेगी तो यह बनने वाला शब्द जा होता है, यानी कि आजादी शुद्ध इसका उच्चारण होता है, आजादी कभी नहीं होता है। तो यह अक्सर हमसे वर्तनी शुद्धता में पूछा जाता है। अगला शब्द आप लोग लिख लें, बृहद्रथ। बृहद्रथ, अब देखिए बृहद्रथ शब्द है, तो अब द्र से न टूटेगा, यह वर्ण से संबंधित है, तो इसका संधि विच्छेद आप कर सकते हैं, बृहद धन रथ। अब देखिए यहां पर लिखे हम लोग यरल, वह भी आ सकता है, तो अगला शब्द बनता है बृहद्रथ। सदवाणी, सदवाणी, सदवाणी लिखेंगे तो स द वाणी, तो अब इसका संधि विच्छेद होता है सत धन वाणी, सत धन वाणी। ये कुछ इस प्रथम रूल के उदाहरण रहे। अब इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तब अगले रूल पर हम लोग जिक्र करते हैं। तो आए अब हम लोग अगले रूल पे चर्चा करते हैं। देखिए इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि आप लोग को रूल याद नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है दोस्तों, इसको समझना है। तो अगले रूल को कई किताबों में, आप सभी किताबों में देखेंगे तो एक एक रूल को अलग अलग दिया है, लेकिन अभी हम लोग पहले रूल पे चर्चा किए थे, लेकिन क्रम में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे, यानी कि इसके अंदर कितने रूल आएंगे, 4 रूल आएंगे। अभी एक पढ़े थे तो उसके क्रम में 2, 3, 4, 5, पांचवा रूल। तो पांचवा रूल का मतलब पहला पढ़ लिए तो 4 रूल, यानी कि इस अवधारणा को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको एक साथ 4 रूल का ज्ञान होता है। यह कैसे होगा, तो याद रखेंगे कि पहले हम लोग एक वर्ण तो या द को याद कर लेंगे कि तो या द वर्ण है, और इस वर्ण को कॉन्सेप्ट क्या है फिर हम अलग अलग तोड़ के बताएंगे, लेकिन आप पहले देखें। च वर्ग से शुरू करते हैं और ट वर्ग तक आते हैं, अब प्रत्येक वर्ण का जो अनुनासिक वर्ण होता है उसे छोड़ देंगे, यानी इसके साथ योग, यहां भी योग कर ले, यहां भी योग कर ले, और यहां भी योग कर ले। अब इसमें शब्द वर्ण क्या आएगा, तो यहां पर लिख ले आप लोग च या छ, यहां पर लिख ले छ के बाद क्या आएगा, ज या झ। पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है, उससे आप छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे ज झ ञ, उसके बाद आता है ट या ठ।
फिर ड या ढ। क्लियर दोस्तों? यानी कि च वर्ग और ट वर्ग को लिख लिए। अब इसमें याद यह रखना है आपको कि देखिए इसे ऐसे कर लेते हैं। अब इसे पढ़ने का रूल है कि देखिए एक नियम यानी कि 2 नंबर का रूल यहां पर बनता है कि त या द के बाद च या छ आता है, प्लस हुआ यानी कि च या छ आता है, तो यह त या द अपने ही त या द सदैव आधा च में परिवर्तित होता है। यह रूल नंबर क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब देखिए इसे पढ़ने का तरीका क्या है कि त या द के बाद च या छ आता है तो त या द सदैव अर्ध च में परिवर्तित हो जाता है। रूल नंबर सेकेंड। थर्ड पढ़ते हैं तो सेम यही होता है, त या द के बाद प्लस हुआ है यानी ज या झ आएगा, तो इस त या द का सदैव यह ज या झ आया तो ज झ का पहला यानी कि सदैव क्या होगा? ज होगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि ज होगा कि झ, क्योंकि च छ लेंगे तो पहले च है तो च बनेगा, ज झ लेंगे तो पहले ज है तो ज बनेगा। जब ट ठ लेंगे तो इसमें बहुत अच्छा, शाबाश आप लोग क्लियर हमसे पहले, यानी कि संत के आप अध्यापक ही बन गए हैं। देखिए ट हमारे काफी दोस्त आप बता रहे हैं कि ट बनेगा, तो अब याद रखेंगे कि जब त या द के बाद ट या ठ आएगा तो इसमें ट है, यानी कि बनने वाला वर्ण क्या होगा? सदैव आधा ट बनता है। अब देखिए ड या ढ आएगा तो सदैव इसमें क्या बनेगा? आधा ड बनता है दोस्त। अब यह रूल नंबर 4 हो गया, यह रूल नंबर 5 हो गया, यह रूल नंबर 3 हो गया। देखिए कितना आसान है। इसे यदि आप रटते हैं दोस्त तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, यानी कि एक साथ 4 रूल हम लोग पढ़ लिए। अब इसे दिमाग में कैसे बैठाएंगे? पढ़ने का रूल नंबर सेकेंड लिखेंगे तो सीधे हम लोग कहेंगे कि त या द के बाद च या छ आता है तो सदैव त तथा द च में परिवर्तित हो जाता है। त या द के बाद ज या झ आएगा तो त या द सदैव ज में परिवर्तित हो जाता है। त या द के बाद ट या ठ आता है तो त या द सदैव ट में परिवर्तित होगा, और ड या ढ आता है तो सदैव ड में परिवर्तित होगा। हमें आशा है कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक एक रूल के हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे यह रूल नंबर, इसमें यह समझ में आ गया कि नियम नंबर 2 हम क्या बताए हैं। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे कि इसके उदाहरण क्या होते हैं, और एक एक नियम पर कुछ उदाहरण देख करके इसकी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। तो इसमें पहला शब्द आता है दोस्त उच्चारण। अब देखिए इसको लिखते हैं उत्धन चारण। उत्धन क्या है? चारण। अब यह शब्द क्या बनेगा? तो देखिए त आया और त के बाद क्या आया? च आया, तो स्वाभाविक है कि यह त किस में परिवर्तित होगा? च में। अब यह स्वर रहित है, तब बनने वाला शब्द यानी त का आदेश होगा। यहां पर अभी हम लोग आदेश पढ़े थे, आगम नहीं हो रहा है। त का आदेश होगा किस में? च में। अब यह स्वर रहित है और यहां पर उ है तो उ लिख देंगे। चारण तो चा र और ड़ है, बनने वाला शब्द बनेगा उ। यहां पर स्वर रहित है तो स्वर रहित च लिख देंगे और यह शब्द बना उच्चारण। शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यानी कि रूल नंबर 2 कैसे ये बन रहा है। अगला शब्द इसमें आता है उच्छेद। उच्छेद, सचरित्र। सचरित्र। अब इसका यदि संधि विच्छेद किया जाए दोस्त तो देखिए उच्छेद का करेंगे तो उत्धन क्या होगा? छेद होगा। अब यह त आया और त के बाद क्या आया? छ आया, तो छ आ गया। तो अब इस त का किस में? स्वर रहित
च में आदेश हो गया। सचरित का करेंगे तो सत धन क्या होगा, सत धन चरित्र। फिर वही बात हुई, त के बाद च आया तो इस त का आदेश होगा आदेश च में। ऐसे ही एक शब्द आता है सच्चिदानंद। अक्सर यह इंपॉर्टेंट शब्द में कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसमें वर्तनी शुद्धता पूछता है कि सच्चिदानंद शब्द वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। अब इसका यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सच धन चिदानंद, सत धन चिदानंद, सत धन चिदानंद बराबर सच्चिदानंद। इसी तरह से कुछ उदाहरण अब हम लोग नियम नंबर 2 के देखते हैं, यानी कि इस क्रम में सीरियल नंबर से देखेंगे तो यह तीसरा होगा, और इस रूल का देखें तो दूसरा। अब इससे कुछ संबंधित उदाहरण देखते हैं। यह कह रहा है कि त या द के बाद ज या झ आता है तो सदैव त द किस में परिवर्तित होगा, ज में ही परिवर्तित होगा। जैसे एक शब्द यूपी टेट में पूछा गया था कि उज्ज्वल, उज्ज्वल वर्तनी शुद्धता के आधार पर कौन सा सही होगा, वर्तनी के आधार पर कौन किस तरह से उज्ज्वल लिखेंगे। तो उज्ज्वल उ आधा ज व ल। अब यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो देखिए यह होगा दोस्तों उत्धन ज्वाल, उत्धन ज्वाल। अब देखिए यहां पर त है, त के बाद ज आया। अभी तो हम लोग पढ़े कि त या द के बाद ज या झ आता है तो त या द का ज में आदेश हो जाता है। अब सदैव ज में ही आदेश होगा, तो यह त आया और इस त के बाद ज आया, तो स्वाभाविक है कि इस त का स्वर रहित ज में आदेश होगा। जो स्वर रहित आदेश यहां लिखा गया, इधर ज्वल शब्द है तो यहां ज्वल शब्द लिख दिए है। उसी तरह से विपत्त जाल होता है, विपत्त जाल शब्द होता है, सज्जन शब्द आता है, सज्जन। अब इसका क्लियर हो गया कि संधि विच्छेद क्या होगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन क्या लिख देंगे हम लोग, जन लिख देंगे। सज्जन, सत धन जन, सत मतलब सही या सच्चा, जन माने व्यक्ति, जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको सज्जन कहते हैं। तो त के बाद ज आया तो पुनः इस त का ज में क्या होगा, आदेश हो जाएगा। उसी तरह से विपद जाल शब्द आता है तो इसको लिखेंगे विप अज जाल। अब इसका यदि संधि विच्छेद किया जाएगा तो संधि विच्छेद में आप लिख सकते हैं विपत धन जाल, विपत धन जाल। अब देखिए दोस्तों त के बाद फिर जो आया तो इस त का आदेश हुआ ज में। तो यह 2 रूल क्लियर हो गए आपको। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4, यानी कि नियम नंबर, इसमें 4 के कुछ उदाहरण देखेंगे। इसमें तो आता है, यानी कि तो या द के बाद क्या आएगा, तो आएगा। यदि किसी दोस्त को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। आप लोग शर्माएंगे तो फिर जीवन भर पछताएंगे। शर्माने से कुछ नहीं, जो भी दिक्कत है आप लोग जिस तरह से कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर देते हैं उस तरह से, यदि कोई भी समस्या होगी कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम देखकर फिर अगले दिन आपका समाधान कर देंगे। लेकिन देखिए दोस्त, अगले नियम को कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा, यह कितना आसान यह रूल लग रहा है। यानी त या द के बाद ट या ठ आएगा तो त या द का सदैव ट में आदेश हो जाता है। अब इसमें शब्द, कुछ शब्द कम आते हैं फिर भी। अब देखिए इसमें अगला शब्द हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द आता है सटिका। गांव देहात में एक सटिका हम लोगों के लिए बीमारी होती है, और हम लोग कहते हैं कि फलाना को यदि जोड़ों में दर्द है तो सटिका हो गया है। सटिका, तटिका, तटिका। अब ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद कैसे होगा, तो तब आप करेंगे सत धन टीका दोस्त, सत धन टीका। अब देखिए त के बाद ट आया तो इस
त का क्या होगा, आदेश होगा। किस में, तो ट में। इस त का आदेश किस में होगा, ट में। और यहां पर यह स्वर रहित है तो ट भी स्वर रहित हुआ, जिससे इस त के आदेशानुसार सटिका शब्द बना। उसी तरह टटिका लिखेंगे तो तत् धन टीका। किसी दोस्त को कोई दिक्कत, बेहिचक पूछे दोस्त, बेहिचक पूछे, क्योंकि नहीं पूछेंगे तो कहा गया है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बबूरा डूबन मरा रहा किनारे बैठ। तो दोस्तों आप शर्माए नहीं, आज शर्माएंगे तो जीवन भर पछताएंगे। जो भी दिक्कत है बेहिचक बोले। अब देखिए अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इसका नियम नंबर 5 देखते हैं। तो यह नियम कहता है, इसमें उदाहरण तो बहुत गिने चुने मिलते हैं, लेकिन फिर भी जाने दोस्त कि त या द के बाद ड या ढ आएगा तो इस त या द का सदैव ड में आदेश आ जाता है। इसमें एक शब्द मिलता है उड्डयन, उ ड ड यन। अब इसका संधि विच्छेद करें दोस्त तो यह होता है उत्धन डयन, उत्धन डयन। तो ये देखिए दोस्त त के बाद क्या आया, ड आया। तो स्वाभाविक है कि इस त का किसमें आदेश होगा, इस त का आदेश ड में होगा। और यह बनने वाला शब्द डयन है। तो देखिए डयन यह है तो डयन यह बना। इस त का आदेश हो गया ड में, उ है तो उ यहां लिख दिए हैं, लेकिन यहां पर त का आदेश यानी त को बदल करके ड लिखा गया। और जब किसी वर्ण के स्थान पर नया वर्ण लिखा जाता है तो वहां पर उसे आदेश बोलते हैं, यानी त का ड में आदेश हो गया। शायद यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह नियम समझ में आया होगा। फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग अगले रूल पर चर्चा करते हैं। तब आए दोस्तों इसी क्रम में इसका अगला रूल देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह काफी इंपॉर्टेंट है, काफी। अभी आप देखे थे कि एसआई का पेपर हुआ था, एसआई पेपर में अभिषेक का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो दोस्तों यह देखें तो परीक्षा की दृष्टि से काफी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि यह रूल महत्वपूर्ण है। तो रूल नंबर इसका अगला हम लोग देखें 6। अब देखिए यह रूल क्या कहता है, यह रूल कहता है कि स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर प्लस स हो तो दंत्य साकार का मूर्धन्य स में आदेश हो जाता है। अपने हिसाब से इसे हम लोग आप लोग लिख लीजिएगा। सीधे हम लोग जानते हैं कि यह रूल कह क्या रहा है। तो यह कह रहा है कि यदि स से पहले यानी दंत्य साकार से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो दंत्य साकार का मूर्धन्य स में आदेश हो जाता है। यानी इसके इस दंत्य स को परिवर्तित करके क्या लिखेंगे हम लोग, मूर्धन्य स। और जब परिवर्तित करके लिखेंगे तो उसे आदेश कहेंगे। फिर एक बार देखते हैं कि दंत्य स, यह दंत्य स है और इस दंत्य स यहां पर आप बराबर का चिन्ह कर ले ताकि समझ में आए कि योग नहीं हो रहा है, इसका आदेश हो रहा है और नया वर्ण बन रहा है। तो ये सदैव याद रखिएगा, अ या आ को छोड़ करके स दंत्य सकार से पहले कोई स्वर होगा तो यह दंत्य सकार का मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है। अब इसको रूल से कुछ उदाहरणों के द्वारा, इस रूल को उदाहरणों के द्वारा हम लोग देखेंगे। उदाहरणों में एक शब्द अभी एसआई में पूछा गया था, अभिधन सेक। अब देखिए दोस्त यहां पर कितना अच्छा रूल है। यहां पर ह्रस्व ई आया और यहां पर क्या आया, दंत्य साकार आया। यह रूल कहता है कि दंत्य साकार से पहले कोई भी स्वर आ जाए किंतु अ ना आए। तो देखिए दोस्त कि यहां पर ई आया है न कि अ आया है। तो यह स्वाभाविक है कि दोनों के आधार पर यहां पर यह दंत्य साकार है तो यहां मूर्धन्य साकार का क्या होगा, सदैव
आदेश होगा, यानी बनने वाला शब्द क्या होगा, तो इस स को हम लोग परिवर्तित कर देंगे। यह अभी है तो अभी ही होगा, यह सेक है तो सेक ही होगा, किंतु इस दंत्य सकार का सदैव मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाएगा दोस्त, आदेश हो जाएगा। शायद यह क्लियर हुआ होगा आप लोग को। इसी तरह से अगला शब्द आता है विषम विषय, जो भी होता है विषम संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विषम विधन सय शब्द आता है। अब दोस्त देखिए, फिर ह्रस्व ही आया और दंत्य सकार आया, तो इससे बनने वाला शब्द बनेगा विषय। तो विधन सय बराबर विषय। इसी तरह से विषम शब्द बनता है और इसका संध विच्छेद करेंगे तब विधन सदैव क्या होगा, सम होगा। और यह स है, ह्रस्व ई है, तब बनने वाला स जो होगा मूर्धन्य स हो गया, विषम हो गया। युधिष्ठिर शब्द आता है दोस्त, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का तात्पर्य क्या होता है, तो यह शब्द लिख लीजिएगा युधिष्ठिर। तो इसका संधि विच्छेद करें तो यह होगा युद्ध, युधिष्ठिर। सॉरी दोस्त, अभी हम लोग युधिष्ठिर को अभी बता रहे हैं। पहले हम लोग शब्द देखेंगे सुषुप्त, निषेध, सुषुप्त, 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 सुषुप्त। अब सुषुप्त का यदि करते हैं तो यह हो जाएगा सुधन। अब देखिए यह मूर्धन्य स हुआ, यानी कि यहां पर क्या होगा, सुप्त ऐसे। अब यहां पर उ आया और यह स आया, यानी अ को छोड़कर आया है, तो इस स का आदेश होगा मूर्धन्य स में। तो यह बनने वाला शब्द जो होगा सुसुप्त होगा। सुधन सुप्त नहीं, यहां हाँ सुधन सुप्त, यानी कि स का मूर्धन्य स में आदेश होगा, सुसुप्त हो गया। निषेध शब्द आता है, निषेध, निषेध। तो निधन क्या हो जाएगा, सेध शब्द होगा दोस्त, निधन सेध होगा। यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा। यदि इसके आगे भी आप कुछ उदाहरण चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। निषेध के बाद इसमें सुषमा भी शब्द आता है, सुधन समा, सुषमा, सुषमा शब्द आता है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन समा। बहुत अच्छा शब्द है सुधन समा। सुधन समा का संधि विच्छेद होता है, संधि होता है सुषमा, और इससे बनने वाला शब्द बनेगा सुषमा। तो शायद यह रूल आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं कि दंत्य सकार से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर होगा, तो इस दंत्य सकार का सदैव मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाता है, या दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य स बन जाता है। जैसे विषम, विषय, सुषुप्त, निषेध, सुषमा, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। जय हिंद, जय भारत।